दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक तपती दोपहरी से। सूरज आग उगल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रास्ते से गुजर रहे एक थके हारे राहगीर को जोर की प्यास लगती है। उसका गला सूख रहा था। तभी उसकी नजर एक साधारण सी झोपड़ी पर पड़ती है। वह आवाज लगाता है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? तभी कुटिया का दरवाजा खुलता है और एक अत्यंत सुंदर और संस्कारी बंजारण लड़की हाथ में शीतल जल का पात्र लेकर बाहर आती है। वह मुस्कुराकर कहती है, अवश्य महाराज, प्यासे को पानी पिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। वह आदर के साथ पानी पिलाती है। पानी पीकर उस राहगीर की आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन लड़की की सादगी, उसके नैन नक्श और उसका ये मीठा व्यवहार देखकर उस युवक के दिल में एक हलचल मच जाती है। वह मन ही मन सोचने लगता है, अगर ऐसी सुशील और संस्कारी लड़की मेरी जीवन संगिनी बन जाए तो मेरा यह जीवन सचमुच धन्य हो जाएगा। वह युवक वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसका दिल वहीं छूट जाता है। कुछ दिनों बाद वह युवक अपनी भावनाएं रोक नहीं पाता और दोबारा उसी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह बाहर से आवाज लगाता है, क्या घर में कोई है? बाबा, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। लड़की के पिता बाहर आते हैं और उस युवक के चेहरे का तेज देखकर कहते हैं, अरे महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? कृपया घर के भीतर पधारिए। पिता अपनी बेटी को आवाज देते हैं कि मेहमान के लिए ठंडा पानी लाओ। लड़की दोबारा पानी लेकर आती है। जब लड़की अंदर चली जाती है तो युवक पिता से कहता है, बाबा, जो कन्या अभी पानी देकर गई, क्या वो आपकी ही पुत्री है? क्या उसका विवाह हो चुका है? पिता कहते हैं, हाँ, वह मेरी ही बेटी है और अभी अविवाहित है। युवक पूछता है, तो इतनी गुणवान बेटी का विवाह अब तक क्यों नहीं किया? इस पर पिता की आंखें भर आती हैं। वे कहते हैं, बेटा, मैं एक गरीब ग्रामीण हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं बड़े घर जैसा दान दहेज दे सकूं। मेरी बेटी पढ़ी लिखी और समझदार है। मैं बस ऐसा घर चाहता हूं जो उसके गुणों की कदर करे, पैसों की नहीं। पिता की यह स्वाभिमानी बात सुनकर युवक का दिल पिघल जाता है। वह उठकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा, मुझे आपकी बेटी का यही सरल स्वभाव और संस्कार पसंद आए हैं। मैं आज आपके सामने झोली फैलाकर आपकी बेटी का हाथ अपने लिए मांगता हूं। मुझे दहेज नहीं, आपकी संस्कारी बेटी चाहिए। लेकिन पिता घबरा जाते हैं। वे कहते हैं, नहीं महाराज, आपका यह शाही घोड़ा और आपका पहनावा बता रहा है कि आप किसी बहुत ऊंचे और प्रतिष्ठित घराने से हैं। हम गरीब लोग आपके सामने कहीं नहीं ठहरते। युवक उन्हें तसल्ली देता है और अपने गांव का पता देकर कहता है कि आप आराम से जांच पड़ताल कर लें, फिर निर्णय लें। युवक के जाने के बाद पिता गहरी चिंता में डूब जाते हैं। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, आज एक बहुत बड़े घराने से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। पत्नी खुश होकर कहती है, फिर तो हमें हां कर देनी चाहिए। ऐसा भाग्य बार बार नहीं चमकता। लेकिन पिता कहते हैं, नहीं, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। कल को कोई बात हुई तो समाज क्या कहेगा? अगले दिन पिता अपने समाज और भाईचारे के पंचों को इकट्ठा करते हैं। वे सबके सामने पूरी बात रखते हैं। समाज के बुजुर्ग कहते हैं, जब वो खुद चलकर आया है और झोली फैलाकर रिश्ता मांग रहा है तो यह हमारी बेटी की किस्मत है। तुम्हें यह शादी कर देनी चाहिए। सबकी सहमति पाकर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शहनाइयां गूंज उठती हैं। मंडप सज जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं, अब विवाह की सबसे पवित्र रस्म का समय आ गया है। वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। युवक मुस्कुराते हुए लड़की के गले में मंगलसूत्र डाल देता है। दोनों हमेशा कदम के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। विदाई के बाद जब वे लौट रहे होते हैं तो रास्ते में शाम ढलने लगती है। चारों तरफ घना जंगल था। युवक बग्घी रोकता है और कहता है, महल अभी बहुत दूर है और रात में जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं होता। मेरा विचार है कि आज की रात हम यहीं विश्राम कर लें। दुल्हन भी मर्यादा में रहकर कहती है, जैसा आप उचित समझें स्वामी। रात के सन्नाटे में कैंप फायर के पास बैठे हुए अचानक युवक दूर किसी चीज या जानवर की तरफ इशारा करता है और अपने घमंड में आकर एक बहुत ही अजीब या नीचा दिखाने वाली बात कहता है। वह कहता है, वो देखो, वो तो भैंस की औलाद है। समझदार और शिक्षित दुल्हन से यह गलत बात सहन नहीं होती। वह बहुत ही शालीनता से कहती है, नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए।
वह भी हमारी तरह एक इंसान की ही संतान है। बस इतनी सी बात पर उस रईस युवक का अहंकार चोट खा जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह चिल्लाकर कहता है, अभी तो तुम मेरे घर की चौखट तक भी नहीं पहुंची और तुमने मेरी बात काटना शुरू कर दिया। जो पत्नी शादी की पहली रात ही पति की बात न माने, वो आगे क्या साथ निभाएगी? तुम मेरे साथ चलने के लायक नहीं हो। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। क्रूरता की हद पार करते हुए वह घमंडी पति उस मासूम लड़की को उस खौफनाक अंधेरे जंगल में अकेला रोता बिलखता छोड़कर अपनी बग्घी लेकर चला जाता है। लड़की चीखती रह जाती है, लेकिन वो पलटकर नहीं देखता। रात बीतने को आती है। लड़की पेड़ के नीचे बैठकर सिसक रही होती है। तभी वहां से अपनी भैंसों को चराने वाला एक सीधा साधा ग्रामीण युवक गुजरता है। रोने की आवाज सुनकर वह रुक जाता है और पास आकर पूछता है, बहन, तुम इस घने जंगल में अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लड़की रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती है कि कैसे उसके पति ने एक छोटी सी बात पर उसे यहां छोड़ दिया। उस भले युवक का दिल पिघल जाता है। वह कहता है, बहन, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहां तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। आज से तुम मेरी सगी बहन हो। वह उसे अपने घर ले जाता है और अपनी मां से मिलवाता है। मां, आज से यह हमारी बेटी है। इसका कोई सहारा नहीं था। मां भी उसे गले लगा लेती है। अब वो लड़की उस घर का हिस्सा बन जाती है, लेकिन वह शांत बैठने वालों में से नहीं थी। वह अपने इस नए भाई की गरीबी दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाती है। वह भाई से कहती है, भैया, क्यों ना हम अपनी ये सारी भैंसें बेच दें? भाई अपनी बहन पर भरोसा करता है और मान जाता है। वे व्यापारी के पास जाते हैं। व्यापारी उनकी अच्छी भैंसें देखकर पूरे 5 लाख रुपए कीमत लगाता है। सौदा पक्का होता है, लेकिन लड़की उन पैसों से कोई दुकान नहीं खोलती, बल्कि वह व्यापारी के पास खड़े एक बहुत ही उम्दा, तेज तर्रार काले रंग के शाही घोड़े को पसंद कर लेती है, जिसकी कीमत भी 5 लाख थी। भाई हैरान था कि भैंस बेचकर घोड़ा क्यों खरीदा, लेकिन बहन कहती है, भैया, अब आप रोज इस घोड़े पर सवार होकर राजा के दरबार जाया कीजिए। वहां राज्य की जो भी समस्या, चर्चा या बातें हों, उन्हें ध्यान से सुनिए और आकर मुझे बताइए। भाई रोज दरबार जाने लगता है। एक दिन दरबार में एक बहुत बड़ी घोषणा होती है। मंत्री ऐलान करता है, कल राजमहल में एक भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसका घोड़ा सबसे आगे रहेगा, उसे महाराज की तरफ से भारी इनाम और बड़ा पद दिया जाएगा। भाई भागकर घर आता है और अपनी बहन को यह बात बताता है। बहन मुस्कुराती है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। वह भाई के लिए रास्ते का खाना और पानी घोड़े की काठी से बांध देती है और चलते वक्त एक अजीब शर्त रखती है, भैया, आपका घोड़ा सबसे तेज है, लेकिन आपको रेस जीतनी नहीं है। आपको बस राजा के घोड़े के पीछे पीछे रहना है और वहां जो भी घटना हो उस पर नजर रखनी है। भाई कहता है, ठीक है बहना, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अगले दिन मैदान में सारे प्रतियोगी जुट जाते हैं। शंखनाद होता है और दौड़ शुरू हो जाती है। सारे घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। राजा का घोड़ा सबसे आगे था और बहन की बात मानकर भाई ठीक राजा के घोड़े के पीछे चल रहा था। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि राजा का सिर चकराने लगता है। वे प्यास से बेहाल हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, पानी, कोई हमें पानी दो, हमारा कंठ सूख रहा है। लेकिन इनाम की लालच में बाकी सारे घुड़सवार राजा को अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। तभी पीछे चल रहा भाई अपना घोड़ा रोकता है। वह तुरंत अपनी बहन का दिया हुआ ठंडा पानी राजा के मुंह से लगाता है। राजा की जान में जान आती है। फिर वह अपनी बहन का बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन राजा को कराता है, जिससे राजा को शक्ति मिलती है। राजा उसकी इस निस्वार्थ सेवा और समय पर की गई मदद से इतने गदगद हो जाते हैं कि वे खड़े होकर ऐलान करते हैं, युवक, आज तुमने हमारी जान बचाई है। सच्चा वीर वही है जो सही समय पर सही कर्म करे। हम आज इसी वक्त तुम्हें अपनी पूरी सल्तनत का प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। भाई का जीवन रातों रात बदल जाता है। महल लौटकर राजा अपनी रानी को इस चमत्कार के बारे में बताते हैं कि कैसे एक साधारण से युवक ने उनकी जान बचाई। रानी कहती हैं, महाराज, वह युवक तो बहुत ही भाग्यशाली और संस्कारी लगता है। हमारी भतीजी भी अब विवाह के योग्य हो गई है। क्यों ना उसका विवाह इसी वीर सेनापति से करा दिया जाए।
राजा को यह विचार बहुत पसंद आता है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस युवक के घर की तरफ चल देते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो राजा को वही काला घोड़ा दिखाई देता है। राजा कुटिया के भीतर जाते हैं। वहां वही समझदार बहन बाहर आती है। राजा उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, घबराओ मत, मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूं। तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाई है, मैं उससे मिलने आया हूं। बहन अंदर जाती है और अपने भाई को लेकर बाहर आती है। राजा उस युवक के सामने अपनी भतीजी के विवाह का शाही प्रस्ताव रखते हैं। भाई हाथ जोड़कर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक घमंडी पति ने जिस लड़की को बेसहारा समझकर जंगल में छोड़ दिया था, उसी लड़की ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से अपने गरीब भाई को इस राज्य का सबसे बड़ा सेनापति और राजा का दामाद बना दिया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी और वक्त का पहिया। अगर आपको यह बेहतरीन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना न भूलें। ऐसी ही और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।